हाय। ऑफ कोर्स दिस इज CDS 1 2023 का प्लानिंग वाला वीडियो, राइट? बट बिफोर दिस प्लानिंग इट कम्स रियलाइजेशन। मतलब बेसिकली तो होना ही चाहिए रियलाइजेशन, बट हमेशा हम क्या करते आ रहे हैं कि बिफोर एक्सपीरियंसिंग दिस रियलाइजेशन हम डायरेक्ट प्लानिंग पे आ जाते हैं और जो गलतियां होती हैं उसको हम बस रिपीट मोड पे करने लगते हैं, राइट? आर यू विद मी? आप सोच रहे होंगे वीडियो स्टार्ट होते ही मैं बस शुरू हो गई हूँ, बट येस, आई एम मेकिंग द वीडियो एंड ऑन दैट मूड ओनली। ठीक है, यू आर ऑलवेज डूइंग इट इन अ रॉन्ग वे। मतलब हम सब गलत तरीके से कर रहे थे। आर प्लानिंग स्ट्रैटेजी वॉज गोइंग लिटिल रॉन्ग। हाउ? लेट मी टेल यू। यस, फर्स्ट डिस्क्लेमर, अपने आंख कान नाक सब खुले रख लेना और नोटिफिकेशन और सारे डिस्ट्रैक्शंस को ऑफ कर देना। ठीक है, दिस इज अ काइंड नोटिफिकेशन टू यू कि क्या ऑन करना है, क्या ऑफ करना है, किस टाइम पे, ये आपको बेहतर पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, शुरुआत से शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो। आपको कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, लाइक सारी बुक का लिस्ट मैंने आपको दे दिया होगा। सारे मतलब बहुत सारे ग्राफिक्स मैंने इसमें बनाए हुए हैं, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स बनाए हुए हैं टू मेक यू रियलाइज कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, बट फिलहाल हम हैं यहाँ पे, साथ ही में हैं। ठीक है, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो फॉर योर CDS का एग्जाम। ठीक है, CDS का एग्जाम होगा, यू आर प्रिपेयरिंग अ लॉट फॉर इट, है ना? रिटन एग्जाम के लिए आप बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, करनी भी चाहिए, बिकॉज दे आर टफ एग्जाम्स और कंपटीशन बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट, बट अंडरस्टैंड जो आपको टाइम पीरियड इस चीज़ के लिए मिला है, रिटन एग्जाम के लिए मिला है, यू आर जस्ट डेडिकेटिंग टू दिस पर्टिकुलर इवेंट, बट पीछे की टाइमलाइन आप कभी देख ही नहीं पाते हो। आप एग्जाम क्लियर करोगे, आपका तुरंत कुछ महीने में या तो कुछ दिन में SSB होगा। ठीक है, SSB इज अ पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट जो आप ऐसे ही जाके अपियर कर लोगे या तो सोचोगे कि CDS के बाद तैयारी करता हूँ, तो प्लीज़ डोंट डू इट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक साथ बहुत सारे लोगों की क्वेरी सॉल्व करने वाली हूँ जो मुझसे खासकर लास्ट CDS के बाद लोगों ने पूछी है कि मैम मुझे 90+ मार्क्स आए हैं, 100 अराउंड मार्क्स आए हैं, शुड आई प्रिपेयर फॉर SSB और नॉट? दिस इज CDS सेंट्रिक वीडियो, इसलिए उसको कम रखेंगे, बट स्टिल टू आंसर योर क्वेरी, देखो SSB में 2 एस्पेक्ट्स होंगे। एक होंगे जिसमें टाइम की ज़रूरत होगी, है ना? वो एक प्रोसेस होगा जिसको अपना एक टाइम चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे फिजिकल फिटनेस, जैसे हैंड राइटिंग। ये सारी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक महीने में हो सकती है ना? इसको अपने आप टाइम लगता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेहतर हो सकती है। और ये सारी ऐसी चीज़ है कि उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हमेशा वो इम्प्रूव की जा सकती है, तो उस पर हमेशा से ही काम करना चाहिए, इवन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर रिटन एग्जाम्स। ठीक है, कैसे, वो भी कहाँ से, वो भी इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो होती है, जो स्पेसिफिक फॉर SSB होती है, जो स्पॉन्टेनियसली आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो उसको हम SSB के वीडियो के लिए रखेंगे, अभी के लिए नहीं रखेंगे। तो आपकी क्वेरी आंसर हो चुकी है। देन देर इज योर एकेडमी वाला फेज एज वेल। देन फाइनल जब आप कमीशन हो जाते हो तब आपका ये वाला गोल खत्म होता है। ठीक है, सिर्फ ये वाला। फिर आपके नए गोल्स और बनते जाएंगे कि आपको कौन सी रेजिमेंट चाहिए, आपको कौन सा पीक कॉन्कर करना है, आपको कौन सी रैंक चाहिए, कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, तो ये दिस इज द टाइमलाइन। प्लीज अपना विजन ब्रॉड कर लो। ठीक है, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे टू गो। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी दृष्टि बड़ी रखो और एक चीज में घुसे मत रहो, अदरवाइज जो अल्टीमेट गोल है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। ठीक है, ओके। अब बहुत टाइम से मैंने ये चलाया हुआ है #I made it this time। दिस इज द टैगलाइन, दिस शुड गो ट्रेंडिंग। ठीक है, दिस शुड गो ट्रेंडिंग। और ये कब हो सकता है? जब हम सब लोग मिलके इसको ट्रेंडिंग बनाएंगे। क्या है ये एक्चुअली? ये एफर्मेशन है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है।
एक्चुअली यहाँ पे जो सारी चीज़ें अभी मैं बोल रही हूँ, आई हैव ट्राइड इट ऑन माई सेल्फ, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने भी रॉन्ग वे में जाके की है, उसको करेक्ट करके देन आई एम टेलिंग यू, ठीक है। आई मेड इट दिस टाइम। whenever you are feeling low, whenever you are feeling like नहीं यार नहीं हो रहा, टफ है, ये है, जस्ट से दिस आउट अलाउड, थोड़ी सी अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रेट करके कि आई मेड इट दिस टाइम, देन यू विल फील डिफरेंट एनर्जी। तो इस टैगलाइन को अब हम हर जगह यूज़ करने वाले हैं। मैं अपनी सारी प्रेजेंटेशंस में यूज़ करूँगी, हर जगह यूज़ करूँगी। इवन माई फर्स्ट कॉमेंट जो पिन होगा वो भी हैशटैग आई मेड इट दिस टाइम होगा, और आपको भी इसे हर जगह यूज़ करना है, कमेंट में, अपनी नोटबुक में, डायरी में, अपने टेबल के सामने, चार्ट में, हर जगह, ठीक है। तो आई मेड इट दिस टाइम अंटिल इट बिकम्स रियलिटी। इसको तब तक यूज़ करना है जब तक ये रियलिटी ना बन जाए, ठीक है। गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं आपके और मेरे, बट कंक्लूजन एकम्प्लिशमेंट होना चाहिए। यू गॉट इट? चलो बढ़िया। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात मैं बोल रही हूँ। एफर्ट इनपुट, देखो, एज फार एज योर CDS एग्जाम इज कंसर्न, देर आर 3 पेपर्स, राइट। 3 पेपर आपके होते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश के पेपर में 120 क्वेश्चंस होते हैं ऑफ 100 मार्क्स। जीके में भी सेम 120 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, जबकि मैथ्स में 100 क्वेश्चन विद 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। बट एफर्ट इनपुट आपको कितना लगाना है ना? एफर्ट इनपुट आपको लगाना है इंग्लिश में सबसे कम, देन मैथ्स में उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा आपको जीके में लगाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जीके में लगाना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी की बात करें तो इन दोनों में, मैथ्स और इंग्लिश में, कंसिस्टेंसी ज़्यादा चाहिए होगी। इंग्लिश की बात करें अगर हमें, कंसिस्टेंसी होगी वोकैबुलरी में, जैसे रोज़ न्यू वर्ड्स को पढ़ना, रोज़ न्यू इडियम्स, भले वो 2 से 4 ही क्यों ना हो, 2 से 3 क्यों ना हो, बट वो रेगुलरिटी के साथ करोगे तभी वो काम आएगा। और बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है वो कैसे सॉल्व हो सकते हैं, ग्रामर वगैरह है वो सब कैसे सॉल्व हो सकता है, जब आपको जनरल, बस कुछ भी जनरल पढ़ने की आदत हो, है ना। ज़रूरी नहीं है एकेडमिक्स की ही बुक हो, आप कॉमिक्स भी पढ़ सकते हो, आप कोई मोटिवेशन की सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ सकते हो, और अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस का इंटरव्यू जो इंग्लिश में है वो भी देख सकते हो। उससे भी आपका बहुत सारा ग्रामर क्लियर होगा और इंग्लिश आपके दिमाग में बैठने लगेगी, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट एफर्ट का काम है ये, और मैथ्स दोनों। मैथ्स में भी आपको रेगुलरिटी चाहिए होगी। बाकी जीके में ऐसी चीज़ है कि आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन चाहिए। जीके कंसिस्ट ऑफ सो मेनी सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पूरा का पूरा साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस में बहुत सारे टॉपिक्स, है ना। ये बहुत सारे मिला के एक जीके, करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स मिला के ये सब टॉपिक्स मिलके जीके बनाता है। तो जीके बहुत वास्ट है, उसका रिवीजन करना पड़ेगा, बट यस, एक साथ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना इम्पॉसिबल है, तो इसमें कंसिस्टेंसी को हम लो रखेंगे तो चलेगा। बट दिस इज द इनपुट। कट ऑफ, देखो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जनरल, ये जनरल टर्म्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पे जनरल टर्म्स की बात हो रही है कि ऑन एन एवरेज AFA का कट ऑफ हमेशा 145 के अराउंड जा रहा है, ठीक है। प्लीज नोट, हमेशा हर बार कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, और क्या बोलते हैं अवेयरनेस भी बढ़ रही है, इंफॉर्मेशन का आउटफ्लो हो रहा है हर जगह, तो इजीली एक्सेसिबल हो रही हैं चीज़ें, तो सब लोग पढ़ रहे हैं भाई, तुम भी पढ़ने लग जाओ, अदरवाइज यार वो यूनिफॉर्म यहाँ तक कैसे पहुँचोगे, है ना। चलो, कट ऑफ AFA का मतलब मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको डिसाइड करना है कि कहाँ जाना है आपको, ठीक है। उस हिसाब से कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, आपको रियलाइजेशन पहले मैं करा रही हूँ, उसके बाद हम प्लानिंग पार्ट पे आएंगे। IMA का कट ऑफ नियरली 130 प्लस जा रहा है, 130 से 140 के बीच में रह रहा है, ठीक है। INA की बात करें, INA का कट ऑफ, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड नोट्स पे एवरेज की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। INA का 120 प्लस रह रहा है और OTA का 100 प्लस अब नॉर्मली रह रहा है ना।
टेकिंग दिस इन योर माइंड कि OTA में परसेंटेज ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर्स होते हैं, GK एंड इंग्लिश। मतलब इसका पेपर होता है 200 मार्क्स का, बाकी 3 एकेडमीज का पेपर 300 मार्क का होता है, जिसमें तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, GK और मैथ्स। तो परसेंटेज वाइज OTA वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, इनपुट आपको पता चल गया, आपने इनपुट इतना डाला है, एफर्ट इतना डाला है, और आउटपुट पता है क्या निकल के आएगा? सबसे ज़्यादा आप स्कोर करोगे इंग्लिश में ही। मतलब आपने जो डेली मेहनत करी थी, डेली कंसिस्टेंसी दिखाई थी, वो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड बैक करके जाएगा। इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। उसके बाद अगर आपका मैथ्स है, मतलब OTA के अलावा भी आप एकेडमीज के एलिजिबल हो, तो उसके बाद आपका मैथ्स आएगा, ठीक है। मैथ्स आएगा, और फिर सबसे कम मार्क्स आपको GK में ही आने वाले हैं। कीपिंग दिस इन योर माइंड कि आपका सेक्शनल कट ऑफ तो 20 मार्क्स है इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। मतलब मिनिमम इंग्लिश में 20 आने चाहिए, मिनिमम GK में 20 आने चाहिए, और मिनिमम मैथ्स में 20 मार्क्स आने चाहिए। फिर जाके आपका ओवरऑल कट ऑफ देखा जाएगा। अगर वो जिस भी एकेडमी के लिए आप एलिजिबल होगे, उसके लिए आपका कॉल लेटर आ जाएगा। तो ये आपका आउटपुट होने वाला है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि GK थोड़ा टफ जाने वाला है, सबसे ज़्यादा इनपुट इसमें लगने वाला है, और सबसे कम आउटपुट इसमें मिलने वाला है। बट स्टिल वी हैव टू डू दिस, ठीक है। तो आज हम GK पे ही फोकस होके बात करेंगे। GK सेंट्रिक ये वीडियो होगी। तो देखते हैं कि हमारे एक्चुअली प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। तो मैंने आपको पूरी टाइमलाइन बताई थी कि आप अभी कहाँ पे हो, आपको कहाँ जाना है। आप बस CDS एग्ज़ाम पे रुके हुए हो, उसके पीछे की चीज़ें नहीं देख रहे हो, आपका अल्टीमेट गोल क्या है। और फर्स्ट थिंग इज, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, एक तो अल्टीमेट गोल तक पहुँचना है ना। सिर्फ CDS क्लियर करके क्या करोगे? आगे अगर कुछ नहीं होने वाला है तो देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ क्लियरिंग CDS एट ऑल, ठीक है। तो एक तो अल्टीमेट गोल फुलफिल होना चाहिए। सेकेंड थिंग ये है कि आपकी प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हाउ यू फील, है ना। बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हाउ यू फील। अगर आप अपने आप को एक थोड़ा सा डिसेंट लैंग्वेज में बेवकूफ़ बच्चा समझ के रखोगे, उसी हिसाब से तैयारी भी करोगे कि बहुत मुश्किल से तैयारी हो पा रही है, बहुत मुश्किल से आपने एंड्स मीट कर पा रहे हो पढ़ाई में, है ना, आप स्मार्ट नहीं हो, यही थॉट्स अगर आप लेके चलोगे, नहीं होने वाला एग्ज़ाम। बट इंस्टेड अगर आप फील करो कि आप फौजी ऑफिसर बनने वाले हो, क्लास 1 ऑफिसर है वो, है ना। एक चीज़ होती है ऑफिसर लाइक बिहेवियर, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, OLQ तो बहुत सुना होगा, ये थोड़ा सा कम पॉपुलर वर्ड है। ऑफिसर लाइक बिहेवियर, अगर आप उस तरह बिहेव करोगे, आप उस तरह फील करने लगोगे कि आप एक ऑफिसर हो, और उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में एक ऑफिसर कैसे रिएक्ट करता है, वैसे ही सोच के अगर आप रिएक्ट करते हो, उसी को सोच के आप अपना टाइम टेबल फॉलो करते हो, तो एक अलग सी एनर्जी आएगी उसमें, और वो आपके प्रेपरेशन को डबल कर देगी। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो ये सोच के, है ना, बेवकूफ़ बच्चा टाइप्स डिसेंट लैंग्वेज में, तो उसका गेन कुछ नहीं मिलने वाला है। बट इंस्टेड अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो ऑफिसर लाइक बिहेवियर में, तो दैट इज गोइंग टू बी काउंटेड, है ना, इन योर प्रिपरेशन। अच्छे से उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये ऑफिसर लाइक बिहेवियर ये आएगा कैसे, ये सब होगा कैसे, एक क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। अपना दिन है ना, पहले एक बार फिक्स कर लो, है ना। लाइक आई एम अ गर्ल, आई एम ओनली एलिजिबल फॉर OTA। मैथ से मेरा अब कोई लेना देना नहीं है, अब मुझे सोचना है इंग्लिश और GK से कैसे मार्क्स उठाने हैं। अगर आपका ड्रीम AFA है, AFA के लिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, तो आपको हर तीनों पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका INA है, IMA है, तो आप GK में थोड़ा कम स्कोर करोगे और मैथ्स में और इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लोगे, तो आपका हो सकता है। तो एक बार डिटरमाइन कर लो आपको जाना कहाँ है, ठीक है, कहाँ जाना है, उस हिसाब से पढ़ाई करनी शुरू करनी पड़ेगी, है ना। GK में कितना एम्फेसिस देना है, कितना नहीं देना है, इंग्लिश में, मैथ्स में कितना एम्फेसिस देना है, वो तभी डिटरमाइन हो पाएगा जब आपको अपनी एकेडमी पता होगी और उसका कट ऑफ आपको पता होगा, ठीक है। तो अपने दिन की शुरुआत थोड़ा दौड़ भाग करके कर लो। कहते हैं ना, अपने हार्ट को थोड़ा सा हिला डुला लोगे ना, उसके पीछे नहीं, है ना, ये वाले हार्ट को हिला डुलाना नहीं है अभी, बट द हार्ट which is pumping the blood
इन योर बॉडी, उसको थोड़ा सा शेकअप कर लो, उसको थोड़ा वार्म अप कर लो फॉर द एंटायर डे, ठीक है। थोड़ा दौड़ भाग लोगे, अच्छा फील होगा, फ्रेश फील होगा। फिर बहुत सारे बच्चे ऐसा ऐसा करते हैं, मैंने खुद ये फील किया है, मैंने भी ऐसा किया था जब मैंने कॉलेज के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। आई वॉज नॉट इन टू एनी जॉब और समथिंग, तो ऐसा ही सोचा था कि यार सुबह उठ के नहाएंगे, सब करेंगे तो लेट हो जाएगा, सुबह का टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना, तो पढ़ाई करने बैठ जाओ। बट अगेन वो माइंडसेट से पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी। बेटर 10 मिनट लगते हैं पूरा फ्रेशन अप होने में, है ना, पूरा नहा धो लो, अच्छे से तैयार हो जाओ, क्लीन क्लोथ्स पहन लो, तो यू विल फील वो ऑफिसर लाइक बिहेवियर टाइप्स। फ्रेशन अप होके एक बार बैठ जाओ, हैव अ गुड टाइट ब्रेकफास्ट। क्यों? क्योंकि आपके ग्लूकोज लेवल सुबह में डाउन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने रात से कुछ नहीं खाया है। ये मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप फौज में जाने की डिसीजन के साथ डिसिप्लिन अपनी लाइफ में इनकलकेट कर चुके होंगे, है ना। बहुत सही चीज़ है ना, डिफेंस एंड दैट डिसिप्लिन, दिस शुड कम टुगेदर, है ना, वन बाय वन नहीं आ सकती। तो आपका ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो गया होगा, जो आपके परसेप्शन लेवल को कम कर देगा। आपका ग्लूकोज लेवल, आपका बीपी अगर कम होगा तो आपके साथ बेसिकली क्या होगा, एक तो आपने पूरे रात भर में कुछ नहीं खाया होगा, फिर सुबह उठ के एक्सरसाइज भी की होगी, और आपको पूरे दिन में बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है। तो टेक केयर ऑफ योर ग्लूकोज लेवल। सुबह में ही फ़ोन को चार्ज पे लगाते हो ना, अपने आप को भी चार्ज करना पड़ेगा। फर्स्ट तो रनिंग से, सेकंड अपने अच्छे ब्रेकफास्ट से, ठीक है। फिर लग जाओ पढ़ाई में, है ना, फिर लग जाओगे पढ़ाई में। अच्छा, मेरे पास कुछ रूल्स हैं, गूगल मत करना, गूगल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मेरे पर्सनल लॉज है थोड़े से। 100% रूल, इसका क्या मतलब है? 100% रूल मतलब जो एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, यहाँ पे आई कैनॉट से ऑन प्लेटफॉर्म, जो भी एक्टिविटी यू कैन एज्यूम, ठीक है। चलो मान लो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका 100% फोकस शुड बी ऑन पढ़ाई ओनली। इफ यू आर टॉकिंग टू फोन, है ना, टॉकिंग ऑन फोन विद समवन, एनीवन, तो उसमें भी 100% डेडिकेशन, 100% नॉन डिस्ट्रैक्शन मोड ऑन होना चाहिए, ठीक है। जो कर रहे हो 100% करना है, इसमें आपको भी मज़ा आएगा। अदरवाइज आप क्या करते हो, पढ़ाई के टाइम पे दूसरी एक्टिविटी सोचते हो कि उसका बर्थडे आ रहा है, कैसे प्लान करना है, उसको वो नाराज़ हो गया होगा, उसको सॉरी बोलना है, अब ये सारी चीज़ें सोच रहे होंगे। और जब आप घूमने जाओगे, जब आप पार्टी में होंगे, बर्थडे मना रहे होंगे, और तब सोचोगे कि यार पढ़ाई नहीं हो रही, कर क्या रहे हो, है ना, वाइस वर्सा क्यों कर रहे हो। एक जगह एक वॉल बना दो ना बीच में, बी 100% वेयर यू आर, ओके। फिर 1:1:6, ये क्या है, ये थोड़ा सा फनी है। ये ब्रेक टाइम को मैंने यहाँ पे बनाया है। ब्रेक टाइम का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे आप एक बार पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे आपने 1 घंटा पढ़ा, शुरुआत की बात कर रही हूँ, इनिशियल का 1 घंटा पढ़ा, फिर आपको 10 मिनट ब्रेक लेना है, ठीक है, 10 मिनट ब्रेक लेना है। फिर 1 घंटा आपने पढ़ा, फिर आपको 10 मिनट ब्रेक लेना है। फिर आपने 1 घंटा पढ़ा, फिर आप 1 घंटा ब्रेक ले सकते हो, एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, मैथ्स लगाइए, मतलब पहले 10 मिनट का ब्रेक, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 60 मिनट्स का ब्रेक। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो प्रपोर्शन कर दिया है 1:1:6। तो इस प्रपोर्शन में आप ब्रेक ले लेना। ब्रेक लेना भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप पहले कोई भी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, मोटिवेट हो जाते हो, उस दिन बहुत पढ़ाई करते हो, 1 हफ्ते तक बहुत पढ़ाई करते हो, फिर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, बोर हो जाते हो ना कि फिर कुछ दिनों तक आपके दिमाग में ही नहीं आता कि करना क्या है। तो प्लीज़ ये मत करना। देखो, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है पता है? मोटिवेशन का मतलब ये 1 डे गोल नहीं है। अगर आपकी एग्ज़ाम के लिए 6 मंथ्स हैं, अगर आपके ऑफिसर बनने के लिए 2 साल है, ये 2 साल तक आपका टाइम वेस्ट कैसे ना हो, उस मोटिवेशन को ही स्विच करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए ऑन ऑफ वाला, आज है कल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अगर 2 साल के लिए कोई चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है, तभी आप आज उसके लिए मोटिवेट हो, वरना मत हो, ठीक है। चलो, जब आप बीच में ब्रेक्स लेते हो ना, आप कंटिन्यूसली बैठे होते हो, लाइक आपकी बैक पेन हो रही होगी, आपका थोड़ा सा बोर्डम हो गया होगा, तो व्हाट आई यूजुअली डू इज, एक हाई म्यूजिक ले लो और हाई डांस कर लो। वापस से अपने ये वाले दिल को है ना जगा दो वार्म अप के लिए कि हाँ
बॉडी में और सर्कुलेशन होना चाहिए, और तेज़ी से खून बढ़ना चाहिए। एक तो इससे आप खुश भी हो जाओगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा, और बॉडी कंटिन्यूस वर्किंग मोड पे रहेगी, आप थकोगे नहीं, ठीक है। एनर्जी हमेशा आपकी ऑन रहेगी। फ़ोन में भी क्या होता है, कंटिन्यूस यूज़ करते रहोगे तो फिर आपको एक टाइम आएगा ना, उसको चार्ज करना पड़ेगा, तो इसको भी चार्ज करना, ठीक है, वापस से चार्ज के लिए चाहिए आपको। फिर आपका ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पता है। जनरली लोग क्या करते हैं कि अगर उनको ज्योग्राफी पढ़ना है तो वो जनरल ज्योग्राफी पढ़ने लग जाते हैं। अरे देखो तो आईएएस का ज्योग्राफी पढ़ना है या रेलवेज का ज्योग्राफी पढ़ना है। इवन माउंटेन वाला एक क्वेश्चन भी है ना, आईएएस अलग तरीके से पूछता है, रेलवे अलग तरीके से पूछता है। तो आपको आईएएस बनना है, रेलवेज में जाना है, डिफेंस में जाना है, तो पीवाईक्यू आपको हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, आपको किस स्टाइल में, किस एटीट्यूड में तैयारी करनी है। तो पीवाईक्यू शुड ऑलवेज बी देयर। इन स्टेप्स को मैं बाद में मतलब नेक्स्ट स्लाइड्स में और इलाबोरेट करके आपको बताऊंगी। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यू हैव टू टॉक टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। ये पहले आपको रियलाइजेशन हो गया। फिर ये सारे जो स्टेप्स हैं ना, आप सोच रहे होंगे कि मैम जल्दी बताओ कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब क्यों बता रहे हो। ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें ही आपकी बर्बाद कर रही थी। क्यों लास्ट टाइम क्यों एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, कंटेंट था ना पढ़ने के लिए। देर आर सो मैनी पीपल आउट देयर हु हैव क्लियर्ड द एग्जाम। मतलब मैंने जितना पढ़ाया है आपको, चाहे वो जूम क्लास हो जाए, चाहे यूट्यूब क्लासेस हो जाए, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच हुए हैं उसमें, बहुत सारे बच्चों का क्लियर हो रहा है, तो सबका क्यों क्लियर नहीं हुआ है ना। कौन, चलो ठीक है, इग्नोर माई टाइप ऑफ पढ़ाई, दूसरे भी बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो क्यों, तो उनसे भी पढ़ के क्यों क्लियर नहीं हुआ आपका एग्जाम। कंटेंट की कमी नहीं थी, टीचर्स की भी कमी नहीं थी, तो कहाँ कमी आ गई, है ना। वो सब चीज़ें थी ऑलरेडी, कमी आपके स्केड्यूल में, आपके टाइम टेबल में, आपके माइंडसेट में थी, है ना। आपका माइंडसेट ही गलत था हमेशा से। तो थोड़ा सा रीस्केड्यूल कर लो इसको, थोड़ा सा वापस से ऑर्गेनाइज कर लो, ठीक है। ओके, टॉक टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। कैसे, अब देखो, आप वेब सीरीज़ देखते हो, आप मूवीज़ देखते हो, उसमें वो एक इंसान, उसको रियलाइजेशन होता है, उसके बाद वो बहुत पढ़ाई करता है। ये खासकर आईएएस में लागू पड़ता है ना, ये खासकर आईएएस में लागू पड़ता है कि उसको रियलाइजेशन हुआ, उसने बहुत सारी पढ़ाई करी, है ना, बहुत सारी पढ़ाई करी, पूरे दिन रात उसने पढ़ाई करी, फिर एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया। बट दैट डजंट वर्क विद डिफेंस एज वेल, है ना। वो डिफेंस के साथ काम नहीं करता है। फौज में यू हैव टू हैव अ मल्टी फेसेट पर्सनैलिटी, है ना, एक मल्टी फेसेट पर्सनैलिटी चाहिए आपको। एक वो कहते हैं ना कि एक ऑफिसर सब कर सकता है, फौजी ऑफिसर सब करवा सकता है। आप उससे गड्ढा खुदवा लो, आप उससे इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करवाने के लिए बोल दो, है ना, फॉरेन अफेयर्स के लिए भेज दो, या कहीं पर भी स्विम करवा के भिजवा दो, कोई भी हाई या कितने भी लो टेम्परेचर्स में भिजवा दो, वो सब कर सकता है। तो आपको भी क्या करना है, वो आपकी पर्सनालिटी में वो चीज़ इंकलकेट करनी है। आप वेराइटी लोगों के साथ बात करोगे ना, तो आप में अंदर से डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, और बोर तो एटलीस्ट कभी नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, बट डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए अलग अलग वैरायटी से बात कर रहे हो तो आप इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो और फिर कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी हो जा रहे हो। डिटरमाइन योर पर्सनालिटी बट टॉक टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फौज में जाने के लिए सोच रहे हो। देन रीड बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई भी बुक पढ़ो, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। पता है, आप कोई भी बुक पढ़ते हो ना, तो ये एक मेंटल एक्सरसाइज, एक नॉलेज मिलती है, वो दूसरी बात है, वो तो एक प्लस पॉइंट है ही। बट अगर आप कोई चीज़ ऐसे रीड करते हो ना, तो आपकी मेंटल एक्सरसाइज होती है, और उस मेंटल एक्सरसाइज की वजह से आपके ब्रेन सेल्स इंक्रीज होते हैं। ब्रेन सेल्स इंक्रीज होंगे, ऑब्वियसली आपकी सोचने समझने की ताकत बढ़ेगी, ठीक है। तो बुक्स रीड करना इस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज मिली वो तो प्लस पॉइंट है, ठीक है। और डेली रिवीजन करना है, वीकली असाइनमेंट्स करने हैं। वीकली असाइनमेंट्स मैं तो आपको रोज़ रोज़ नहीं देने वाली, मैं हर सैटरडे को देने वाली हूँ। इफ़ यू हैव चेकड आउट स्केड्यूल इन द CDS कोर्स, आपने उसमें देख लिया होगा, WA लिखा है सैटरडे को, दैट इज़ योर वीकली असाइनमेंट्स। मतलब पूरे हफ्ते जो मैंने आपको पढ़ा है, आई एम गोइंग टू टीच लाइफ, और सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाने वाली हूँ इस बार। पूरा लाइफ पढ़ेंगे और हर सैटरडे को वीकली असाइनमेंट्स मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, उसके बाद थोड़ा सा एनालिसिस को और जूम इन करते हैं। जूम इन
इन द जी के पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रेकअप किया है ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स का, टू अंडरस्टैंड कि आप हर बार क्या करते आए हो और इस बार क्या करना है। मतलब मैंने इसमें फोकस किया है CDS 1 2020 सॉरी CDS 2 2022 एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब क्या ट्रेंड में शिफ्ट है, आपको अपनी तैयारी में क्या शिफ्ट लाना है और एवरेज ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पॉलिटी में आपने बहुत एक डाइवर्स चेंज देखा होगा, है ना। यहाँ पे फर्स्ट बार जो है वो CDS 2 2022 में पूछे गए क्वेश्चन उसका है, और बार 2 जो है वो आपका एवरेज है ना, 5 से 7 साल का एवरेज है, ठीक है। पॉलिटी में इस बार 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन है। हर बार इसमें 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दिस वाज वेरी वेरी बिग चेंज, ठीक है। और थोड़ा समझते हैं, मैं आपको लिस्ट डाउन करके दे दूंगी क्या चेंजेस हैं, डोंट वरी फॉर दैट, बस ध्यान से सुनते रहना। इकोनॉमिक्स में आजकल ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। हमेशा से लगभग 10 के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 8 हो जाते हैं, कभी 12 हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज हम 10 क्वेश्चंस रखते हैं, बट इस बार इट वॉज 14, है ना। इक्वल टू पॉलिटी इसको कर दिया था, अदरवाइज पॉलिटी को बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। इकोनॉमिक्स को लोग इग्नोर कर देते हैं, बट इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स वर सेम, है ना। तो मतलब अब इकोनॉमिक्स पे भी हमें बहुत स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। हिस्ट्री में भी इट वॉज चेंज, हिस्ट्री में से भी इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑन एन एवरेज हमेशा 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार नियरली 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। नियरली मैं बोल रही हूँ, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फिगर। ज्योग्राफी में भी इस बार ज़्यादा, एक्चुअली इस बार पॉलिटी से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करके हिस्ट्री और ज्योग्राफी में क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए। इवन करंट अफेयर्स से इस बार, डायरेक्ट करंट अफेयर्स से भी इस बार क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिले हैं एज कंपेयर टू एवरी टाइम। और जो साइंस में जो बेसिकली 30 क्वेश्चन टोटल साइंस से पूछे जाते हैं ना, उसमें ब्रेकअप ऐसे होता है कि फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉलोड बाय बायोलॉजी, फॉलोड बाय केमिस्ट्री। तो इसमें तो नियर अबाउट सेम था, कोई ज़्यादा मेजर शिफ्ट नहीं था। और इस बार मिसलेनियस से ना के बराबर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, मिसलेनियस क्या होता है? मिसलेनियस होता है जैसे डिफेंस रिलेटेड स्टैटिक चीजें होती है ना, क्या इक्विवेलेंट रैंक्स हो गए, उसके कमांड्स हो गए, है ना, उसके ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए, ये सारी मिसलेनियस चीजें होती हैं, है ना। पूरी डिफेंस रिलेटेड नॉलेज या तो कोई भी स्टैटिक जी के हम उसे मिसलेनियस में काउंट करते हैं। इस बार इट वाज रिलेटिवली लेस कंपेयर टू एवरेज ट्रेंड, ठीक है। तो दीज आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो अब बात आती है व्हाट वी यूजुअली डू, ठीक है। यूजुअली हम ये करते थे, ये हम डायरेक्टली करते थे, इस बार भी ये करना है लेकिन इनडायरेक्टली करना है। क्या करते थे हम? 100% मेहनत करते थे पॉलिटी पे, करंट अफेयर्स पे, मिसलेनियस पे, फिजिक्स पे। इवन आई यूज टू डू दिस, ठीक है, इवन आई यूज टू डू दिस। 100% मेहनत कर ली पॉलिटी पे, करंट अफेयर्स पे, मिसलेनियस पे और फिजिक्स पे, ठीक है। बहुत सिंपल है, मतलब सब्जेक्ट आपके 2 ही हुए, ध्यान से देखोगे तो 2 ही सब्जेक्ट है, पॉलिटी और फिजिक्स। करंट अफेयर्स तो मतलब 6 महीने के आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा। मिसलेनियस क्या है? मिसलेनियस तो पढ़ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फौज में जाना है, फौज के बारे में तो पता ही होना चाहिए, इसके बिना तो एसएसबी भी क्लियर नहीं हो सकती भाई, है ना। तो वैसे आप होल सब्जेक्ट देखोगे तो पॉलिटी और फिजिक्स ही है जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। 70% मेहनत करोगे ज्योग्राफी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, है ना, तो हो जाएगा। मतलब इंडियन ज्योग्राफी पे अगर आप फोकस करते हो और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी से लेके आते हो, या तो फिजिकल ज्योग्राफी से सिर्फ इंपॉर्टेंट कर रहे हो और बाकी पूरा इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हो, तो दैट इज डन। बायोलॉजी में भी सेम चीज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, उनको पढ़ो तो चलेगा। एंड सेम विद द केमिस्ट्री। और लेस देन 50% मेहनत गोज टू इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। यू नेवर नो किस कैटेगरी से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा सिलेबस इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ना, आप भी खुश हो जाओगे, मैं भी खुश हो गई थी व्हेन आई कंप्लीटेड माय प्रेजेंटेशन, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है, हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस। मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाएगा, तो मैं भी आपको बहुत पढ़ाऊंगी ऐसे, ठीक है, बहुत अच्छे से और मेहनत करूंगी।
ठीक है, दिस इज वॉट वी यूजुअली डू। बट अब जैसे आप ट्रेंड में शिफ्ट देख रहे हो कि पॉलिटी में बिल्कुल ही कम कर दिए, हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाई जा रहे हो, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा पता है? अब हमें एक बेसलाइन बनानी पड़ेगी जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स हमें एक बार पूरे करने पड़ेंगे, है ना। एक बेसलाइन बनानी पड़ेगी, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल फोकस देना पड़ेगा, एंड देन हमें 100, 70 और 50 रेशियो में चीज़ों को बांटना पड़ेगा। क्योंकि इफ़ देर इज़ अगेन अ शिफ्ट, सोचो अगर पॉलिटी में 10 क्वेश्चन पूछने लग गए, इकोनॉमिक्स से 20 क्वेश्चन आने लग गए, हिस्ट्री जो इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है उससे 22 क्वेश्चंस आने लग गए, तो आपकी तो लग जाएगी, है ना, मतलब आपका तो पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आपका बेस लाइन क्लियर होगा ना, तो उसमें इफ़ नॉट 100%, आप 50% तो क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे उस सब्जेक्ट की, है ना। तो ये बेस लाइन, ये सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना अब ये रिक्वायरमेंट हो गई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे स्पेशल फोकस तो हम ऑफ कोर्स देंगे, राइट। ओके, और चलो आगे, सिलेबस, यस, फेवरेट पोर्शन हियर कम्स। सिलेबस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे हिस्ट्री आपको कैसे पढ़ना है, आपको पहले, है ना, पूरा जूम आउट हो जाओ, पूरा जूम आउट, अभी डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है। पहले सब्जेक्ट्स को अपना फ्रेंड्स बना लो, ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स को अपना फ्रेंड्स बना लो, उनको जान लो अच्छे से बिफोर यू स्टार्ट। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल विद दैट। अभी आप CDS 1 2023 की तैयारी शुरू कर रहे हो, आई वॉन्ट कि आप जुनून के साथ करो, ठीक है, आप इश्क लड़ा के इसमें करो सब्जेक्ट्स के साथ। अ वेरी बिग स्टार, अ वेरी बिग डिस्क्लेमर, ठीक है। चलो मैं आपको सबसे फैमिलियर कराती हूँ कि सारी चीज़ें कितनी ब्यूटीफुल है। हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जब सब प्रिमिटिव एज चल रहा था, है ना, सारे नए टूल्स डिस्कवर हो रहे थे, नए रहने के तरीके, रहन सहन, शहर कैसे बनना चाहिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद थोड़ा सा रिलीजियस एंगल आता है, वेदा लिटरेचर के बारे में हमें पढ़ा है, हमने बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा, हमने जैनिज़्म के बारे में पढ़ा, अलग अलग रिलीजन इवॉल्व हुए, है ना। उसके बाद हम एशियन से मिडाइवल हिस्ट्री में आते हैं, तो किंग कल्चर शुरू हो जाता है ना, मगध एम्पायर, हरियंका डायनेस्टी वगैरह, किंग कल्चर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे किंग कल्चर और बड़ा होने लगता है, सब लोग एक्सपांशन के बारे में सोचते हैं। दिस इज़ द चाणक्य, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था, मौर्य के टाइम पे इनके ये मेंटर हुआ करते थे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड मेंटोर। अगर गुड मेंटोर होंगे, सीरियसली व्हेन आई वाज गूगलिंग इट आउट, मुझे चंद्रगुप्त मौर्य की इतनी ज़्यादा पिक्चर्स नहीं मिली जितनी पिक्चर्स मुझे इनकी मिली हैं, ठीक है। ये तो मेंटर थे, ये तो किंग भी नहीं थे। तो टैलेंट एंड स्किल मैटर्स, इनके पास स्किल ज़्यादा थे तो ये ज़्यादा पॉपुलर हुए, और इनकी वजह से इन्होंने ज़्यादा एक्सपांशन किया, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड मेंटोर, ठीक है। आप भी एक अच्छा मेंटोर प्लीज़ ढूंढ लेना जो आपकी गोल्स में बहुत हेल्प करे, ठीक है। हाँ चलो, चाणक्य के बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई धीरे धीरे। ये मैं आपको ब्रीफ टाइमलाइन दिखा रही हूँ, फेमिलियर करा रही हूँ चीज़ों को कि इतनी चीज़ें पढ़नी है। हमेशा वरना क्या होता है ना, हम यही बोलते रहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें नहीं है। स्टॉप एज्यूमिंग बहुत सारी चीज़ें, हाँ होंगी बहुत सारी चीज़ें, बट इतना भी चढ़ाओ मत, इतना भी ज़्यादा भाव मत दो इन चीज़ों को कि आपको ये आउट ऑफ लेवल की चीज़ें लगने लगे, है ना। मेहनत करनी है ना, तो थोड़ा छोटा बना दो उसको, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, ये खिलजी हैं, मैंने बहुत सुंदर सी फोटो लगा रखी हैं। खिलजी इज़ वन ऑफ द डायनेस्टीज़ इन द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की ख़त्म होने के बाद ये हमारे प्यारे शाहजहाँ हैं, प्यारे तो नहीं थे बट मुग़ल डायनेस्टी की को ये इंडिकेट कर रहे हैं। मुग़ल डायनेस्टी के ख़त्म होते मतलब इनके दौरान बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, फॉरेन ट्रैवलर्स के रिलेटेड उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, वो किसकी राइन में आए थे, कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे। फिर ये दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पीरियड के ख़त्म होते होते ब्रिटिश ने एंटर करना शुरू कर दिया। पहले वो ट्रेड के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, वो बिजनेस कर रहे थे पहले, बट धीरे धीरे वो
रीजनल एक्सपेंशन में भी बिलीव करने लग गए, लाइक वो अपनी टेरिटरी बनाने लग गए, बहुत सारे वॉर्स करने लग गए। फिर वॉर किया उन्होंने, हम पे हुकूमत करी, फिर फ्रीडम फाइटर्स आए, बहुत सारे वॉर्स हुए, कांग्रेस अपनी अपनी पार्टी उन्होंने बनाई, सब लोग अलग अलग पार्टी बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। महात्मा गांधी का ईरा आया, गांधीयन ईरा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे, है ना। हर किसी का अपना स्टाइल था सैक्रिफाइस करने का फॉर द इंडिपेंडेंस, है ना। कोई मारधाड़ करके, जैसे भगत सिंह बॉम्ब फेंक कर, मतलब वायलेंस फैला के इंडिपेंडेंस चाहते थे। कोई जवाहरलाल नेहरू जैसे, मतलब कोई फॉर्मल पार्टीज बना के वो इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते थे। गांधी जी सत्याग्रह, है ना, पब्लिक अपीयरेंस करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस थे, वो आउटसाइड इंडिया चले गए थे ताकि वो दूसरों की हेल्प ले सकें, है ना, दूसरे कंट्रीज़ की हेल्प लेकर एकजुट होके ब्रिटिश से फाइट करना चाहते थे। मतलब तरीका हर किसी का अलग था, बट अल्टीमेट गोल वाज इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस से पहले हमें पार्टीशन का झटका लगा, बट देन वी गॉट द इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, है ना, फाइनली। मतलब ये पूरी चीज़ें हैं, हिस्ट्री से हमें पढ़नी है, इसी से क्वेश्चंस आते हैं पूरे। तो रूबरू कराना चाहती थी ये प्लानिंग में मैं आपको। और वहीं पे बात ज्योग्राफी, दिस इज सुपर सुपर इंटरेस्टिंग। ज्योग्राफी में सबसे जूम आउट हो जाओ, क्या है, सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में इतने प्लैनेट्स के बारे में हमें पढ़ना है, कैसे यूनिवर्स बना, कौन से स्टार्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, उनके कितने मून हैं, सन क्या है। उसके बाद हमें फोकस किस पे करना है, अपने अर्थ पे, है ना। इतने सारे प्लैनेट्स हैं, सबका डिटेल नहीं पढ़ना है हमें, अर्थ के बारे में पढ़ना है। अर्थ के बाद उसकी पूरी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, कैसे हवाएं चलती हैं, कैसे क्लाउड्स बनते हैं, कैसे पूरा एटमॉस्फेयर बनता है। ये सारा पढ़ने के बाद हमें पूरे वर्ल्ड को थोड़ा सा अच्छे से देखना है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने ग्रासलैंड्स है, क्या वाटर बॉडीज़ हैं, कितने ओशिन्स हैं, ओशिन करंट्स कौन कौन से हैं, है ना, कितने माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस, कौन कौन से कॉन्टिनेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी हमें वंडर करनी है ना। ये सारे वर्ल्ड ज्योग्राफी का कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट। जब आप एक्चुअली, मुझे पहले ये सब बहुत टफ लगता था, बट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इट ना, आई डेवलप द लव विद दीज सब्जेक्ट्स। तो मैं अब इतना इंटरेस्ट है, आई कैन सीरियसली डू 12 आवर्स, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने जितना मैंने कोर्स के, हाँ लेट मी टेल यू, इस बार जो CDS 1 2023 का पूरा लाइव कोर्स बना है ना, अदरवाइज आपको पहले सब कुछ रिकॉर्डेड मिलता था ना, आफ्टर सम टाइम यू गेट लाइव क्लासेस ना। इस बार स्टार्टिंग से जो लाइव क्लास हो रही है ना, सारा कंटेंट उसके लिए मैं रिन्यू कर रही हूँ, नया बना रही हूँ। अभी मैं थोड़े से ग्लिम्स दिखाऊंगी, सारे नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। आई एम वर्किंग फॉर 12 आवर्स कंटिन्यूसली इसको बनाने के लिए। तो व्हेन यू डेवलप लव फॉर समथिंग, यू डू इट एफर्टलेसली। तो आपको भी वो चीज़ कॉपी करनी है, ठीक है। चलो, वर्ल्ड पे पूरा फोकस कर लिया, फिर फोकस किस पे करना है, अपने प्यारे से इंडिया पे, है ना, प्यारे से इंडिया पे फोकस करना है। कितने माउंटेन्स हैं, हिमालयाज कैसे, कौन कौन से रेंजेस हैं, हाईएस्ट पीक कौन सी है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सब स्टडी करना है। ईस्टर्न घाट्स क्या है, वेस्टर्न घाट्स क्या है, ये सब स्टडी करना है। रिवर कैसे फ्लो होती है, हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, इन सब पे आपको फोकस करना है। ऑल इन ऑल पूरी इंडियन ज्योग्राफी को हम इसी तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा एनिमेशन टाइप अच्छे से पढ़ेंगे ताकि चीज़ें याद हो जाएं, क्योंकि अब ज्योग्राफी से कैसी चीज़ें आ रही हैं, ऑब्जर्वेशनल चीज़ें आ रही हैं, तो हमें पढ़ना भी ऑब्जर्वेशनल तरीके से पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस रहेगा। फिर आता है आपका पॉलिटी वाला पार्ट। पॉलिटी वाले पार्ट में कितनी चीज़ें टोटल पढ़नी है आपको, मिला जुला के एक प्रियम्बल है, पार्ट्स होंगे आपके, स्केड्यूल्स होंगे, और क्या क्या चेंजेस आए, मतलब जो अमेंडमेंट्स हैं, और उसका बैकग्राउंड पढ़ना है। बैकग्राउंड मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहली बार आइडिया किसको आया, MN रॉय को 1934 में, डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ठीक है। फिर ब्रिटिशर्स ने उसे कैसे अपोज किया, ऑब्वियसली दे डिड नॉट वांट टू लूज देयर टेरिटरी, कैसे अपोज किया, फिर उनको कैसे मानना पड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रिलीज हुआ। ये सारी चीज़ें पॉलिटी में हमें पढ़नी है ना, ऑल इन ऑल। एंड देन कम्स द मेजर पोर्शन ऑफ योर साइंस। फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, लॉ और उसकी रियलिटी,
ठीक है, ये वर्ड्स याद रख लो, 2 वर्ड्स याद रख लो, लॉज और उसकी रियलिटीज, लॉज और उसकी रियलिटीज, ये चीज फिजिक्स में पढ़नी है। जैसे न्यूटन का पहला लॉ है, उसकी रियलिटी कहाँ है, मतलब रियल लाइफ में उसको कहाँ पे यूज हो रहा है। ओम्स लॉ है तो रियल लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, रियल लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है। तो ये सारे एप्लीकेशन आपको याद रखने हैं। दैट इज ऑल। अगर आपके 10 क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं तो 7 to 8 क्वेश्चन आप आराम से एप्लीकेशन बेस्ड सॉल्व कर सकते हो आपके एग्जाम में। केमिस्ट्री की बात करो, केमिस्ट्री में जो एटम के सारे मॉडल्स थे कैसे डेवलप हुए, पीरियडिक टेबल क्या होता है, सारे कंस्टिट्यूएंट्स, टमाटो में कौन सा एसिड है, कर्ड में कौन सा एसिड है, एंट की स्टिंक में कौन सा एसिड है, एसिड बेस ऑल टुगेदर क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन कोई किस टाइप का है और उसका प्रोडक्ट क्या, ये सारी होती है केमिस्ट्री, जो कि हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है। और बायोलॉजी में 5 क्लासिफिकेशन है अलग अलग टाइप के, उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट हमें पढ़ना है। फिर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है प्लांट सिस्टम पे, उससे भी ज़्यादा फोकस करना है ह्यूमन सिस्टम पे, है ना, क्योंकि ह्यूमन सिस्टम ऑब्वियसली हम अपनी चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं ना। ज्योग्राफी में भी जैसे 1000 चीज़ें हैं ना, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, मून है, लेकिन हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में। अर्थ में भी इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इतने सारे कंट्रीज हैं, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में। तो अपनी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ना, तो या ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हम उस पर पर्टिकुलर फोकस रखेंगे। तो ये आपका पूरा साइंस का पोर्शन है। साइंस में क्या चीज़ें चलती हैं, लॉज और रियलिटी, लॉज और रियलिटी। साइंस पढ़ने में तो बहुत मज़ा आने वाला है, 30+ क्वेश्चन आते हैं इसके। और साइंस तो ऐसी चीज़ है ना, क्यूरियोसिटी, ये चीज़ क्यों हो रही है, आपको रियल लाइफ में सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ये क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यूरियोसिटी के साथ आप इसमें अच्छे तरह से प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। अब आपको कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। कुछ स्टेप्स कैसे याद रखने हैं? स्टेप नंबर 1, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके उसकी कॉपी निकलवा लो। जितनी चीज़ें आपकी कॉपी में होंगी ना, हार्ड में होंगी, उतनी चीज़ें आपको ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आप निकलवा लो। एंड माइंड यू, आपको ऐसा बस लग रहा होगा बट करना है, ठीक है, करो उसको। और हर संडे को गो थ्रू करो। जैसे जैसे आप उसको पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। जैसे पहले मैंने पूरी पॉलिटी, मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, ठीक है, मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। पहले मैं ऐसे रैंडमली पढ़ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ूं, क्या छोड़ूं, क्या मैं करूं। बट जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को साथ साथ में देखना शुरू किया और फिर जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो अपने आप समझ में आ गया, अच्छा प्रेसिडेंट का ये पार्ट है, प्रेसिडेंट के पैराग्राफ से ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन का स्टाइल भी मैं आपको कैसे हर बार बता देती हूँ और वो सच होता है कि ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग। याद है अभी लास्ट टाइम क्लाउड्स वाला क्वेश्चन आया था, दैट वाज द एग्जैक्ट, मैंने आपको रिविजन वीडियो में बताया था कि ये मैच द फॉलोइंग में आएगा क्लाउड्स वाला क्वेश्चन, एंड वो मैच द फॉलोइंग में ही आया। हाउ कैन आई बी सो श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने इतना रिसर्च किया हुआ है उस पर। ठीक है, तो आपको भी पता चलेगा ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, 1 लाइनर वाला क्वेश्चन है, या फिर ये पूरे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। आपको भी समझ में आने लगेगा अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को, तो करना है ये। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही, सजेस्ट नहीं कर रही, ऑर्डर कर रही हूँ कि प्रिंट निकलवा लो। और फिर और आपको नहीं मिल रहा ना अगर, तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम, ऑन इंस्टाग्राम, डिफेंस मेनिया वाला भी, या मेरा पर्सनल वाला भी shivani.ssoni वाला है, उस पर भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, मुझे बोल दो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, मैं आपको दे दूंगी, बट करना है, इस बार करना है यार। ठीक है, स्टेप 2, गोल चार्ट सच में हेल्प करता है, मजाक नहीं है, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स का वो हुआ नहीं है, ये एक्चुअली वर्क करता है। राइट इट डाउन, आपको कहाँ जाना है, आपको ओटीए जाना है, लिखो, उसके लिए 100-110 मार्क्स चाहिए, लिखो, है ना। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन आपकी क्या है, आपको साइंस नहीं आता, आपको अब सारी चीज़ें लिखो कि कहाँ पहुँचना है और अभी कहाँ हो, कितना डिफरेंस है, लिखो। लिखने से चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं। आपको ऐसा लगता है कि दिमाग में क्लियर है, लेकिन होता नहीं है। वो मीम याद आ रहा है, आई कैन नॉट से इट आउट हियर। अगर आप रिलेट कर रहे हो तो कॉमेंट में लिख सकते हो मैं किस मीम की बात कर रही हूँ। आपको पता नहीं है लेकिन आप हो, है ना, आपको पता नहीं है लेकिन आप हो। तो स्टेप 3 आपका क्या है? स्टेप 3 इज
रिकॉर्ड योर टाइम, मतलब टाइम टेबल बना लो, 7 बजे उठना है, 8 बजे ये काम करना है, तब तक फ्रेश होके पढ़ाई करने के लिए बैठना है, 10 बजे टोटल 1 घंटे का ब्रेक लेना है। हर चीज़ पूरे 24 घंटे आप अपने टाइम टेबल में लिखो, और यू आर नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड दैट एट एनी कॉस्ट, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर योर संडे। संडे को आप जो मन चाहे वो करो, बट 6 days अ वीक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। डिफिकल्ट गोल है, कुछ डिफिकल्ट चीज चुनी है आपने, इट विल रिक्वायर योर ब्लड एंड एनर्जी, ठीक है, ब्लड एंड स्वेट बोलने वाली थी मैं, बट एनर्जी भी दे दोगे तो चलेगा काम, एनर्जी दोगे तो स्वेट निकलेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद स्टेप 4 में प्रिपेयर अ डे अहेड। आपने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया, मतलब मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है, सुबह दौड़ने जाना है, लेकिन सुबह उठ के मैं कपड़े ढूंढ रही हूँ, 10 मिनट तक कपड़े ढूंढ रही हूँ कि ये ट्रैक सूट पहनना है, ये शूज़ पहनने हैं, फिर कहीं पे भी बाहर जाने, फिर भी मैं कपड़े ढूंढ रही हूँ, ये पहनना है, ये वाला बैग कहाँ गया, बैग के अंदर की चीज़ें कहाँ गई। इसमें ये 10 मिनट करके आप कब 2 से 3 घंटे वेस्ट कर देते हो ना, आपको पता नहीं चलेगा, है ना। और ये 2 से 3 घंटे बहुत मायने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मायने लगते हैं। तो प्रिपेयर अ डे अहेड, रात को सोने से पहले ही डिसाइड कर लो, दौड़ने जाना है ये कपड़े पहनने, इससे मिलने जाना है ये कपड़े पहनने, है ना। कल क्या स्केड्यूल में चेंजेस है, कल आपको क्या खाना है, क्या प्रिपेयर करना है, सब रात को डिसाइडेड होना चाहिए सोने से पहले, एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यू आर सफिशिएंट। बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार ग्रुप में स्टडी कर लेते हैं, उसके बिना मेरी तैयारी कैसे होगी, मेरा तो ज्योग्राफी, मेरा तो हिस्ट्री बिल्कुल बेकार है, वो नहीं पढ़ाएगा तो कैसे होगा। देखो, हेल्प करना, हेल्प लेना इज़ ओके, बट अंडरस्टैंड, उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। यू आर सफिशिएंट। जब आप नॉलेज लेते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो, बी माइंडफुल। आपकी हालत है ना ऐसी नहीं होनी चाहिए, है ना। खासकर फ्रेशर्स ये बातें सुन लो, जहाँ पे भी आपको नॉलेज ऐसे मिलती है ना रिपीटर्स की या तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, फिर आप उसके पीछे भागने लगते हो, आप मतलब सच में आपको होश ही नहीं होता, उसके पीछे ऐसे लग जाते हो, ऐसे फॉलो करने लगते हो कि आप अपना ही सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। देयर इज लॉट एंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल आउट देयर, बी माइंडफुल, ठीक है। इतना एल्योर मत हो जाओ चीज़ों को लेकर। और सबसे बड़ी बात, ड्रीमिंग से बाहर आओ। सबसे बड़ा पता है टाइम वेस्ट क्या है, फ़ोन से भी ज़्यादा ड्रीमिंग। जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगी, फिर मैं ये करूंगी, मेरे पेरेंट्स ये करेंगे, फिर ये बोलेंगे, सोसाइटी में इतना नाम ऊपर होगा, फिर मैं ऐसे यूनिफॉर्म पहनूंगा, बॉल पार्टी में इसको बुलाऊंगा, ऐसे डांस करूंगा। स्टॉप, यू आर नॉट देयर। उसका वक्त आएगा, वो भी एंजॉय करने का टाइम आएगा। ड्रीमिंग अच्छी बात है, मोटिवेट करती है, बट सिर्फ ड्रीमिंग नहीं होना चाहिए, है ना। अभी के एक्शंस होने चाहिए। तो बी माइंडफुल, है ना। अगर मैं भी आपको कोई स्टोरी सुना रही हूँ, कुछ बता रही हूँ, तो ये नहीं कि आप 24 घंटे वही सुन रहे हो। बी माइंडफुल। आपका किसी में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि आपके गोल चार्ट को या आपके टाइम टेबल को हिला दे। देखो, चेंजेस आर गुड व्हेन इट इज़ पॉजिटिव, बट बार बार चेंजेस आते जाएंगे ना, तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर यू, ठीक है। तो बी माइंडफुल। ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए जब आपको कोई नॉलेज दे रहा है। बी स्मार्ट, ठीक है। ओके, नोट्स विल बी योर ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का लिटरल मीनिंग आप यहाँ पे समझना, मूवी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नॉट अगेंस्ट द मूवी, नॉट इन फेवर ऑफ द मूवी, मैंने वो मूवी भी नहीं देखी है, तो प्लीज़ डोंट ब्लेम मी फॉर दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल ब्रह्मास्त्र, ठीक है। नोट्स, अच्छा, नोट्स भी आपको कैसे बनाने हैं, जैसे ब्रह्मोस आपने लिखा है, कुछ मैंने आपको पढ़ाया तो आपने नोट्स बना दिए, फिर यू हैव टू कीप सम स्पेस। क्योंकि देखो, डिफेंस के लिए कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है, डिफेंस एग्जाम्स के लिए कि एक ऐसी बुक या एक ऐसी कोई चीज़ जिससे ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाए, ऐसा नहीं है। आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से पढ़ोगे, बहुत अलग जगह से पढ़ोगे, तो फिर इसमें नॉलेज आप अपडेट करते रहना, और आपका जो नोट्स होगा ना, वही आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बचाएगा, और कोई नहीं बचा सकता। सिलेबस बहुत वास्ट है, एग्ज़ाम के टाइम पे सारी बुक्स को वापस से उठाना इट्स इम्पॉसिबल। तो अपने नोट्स शॉर्टेस्ट फॉर्म में बनाओ। जब मैं आपको कोर्स में बता दूंगी कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं अपने पर्सनल नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगी कि मैं कैसे बनाया करती थी, ठीक है।
तो नोट्स ही आपको बचा सकते हैं। जो लास्ट टाइम पे क्विक रिवीजन होता है ना, बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना नेगेटिव करके आओगे आप। और नेगेटिव कैसे नहीं होगा? नोट्स के थ्रू रिवीजन करने में, क्योंकि रिवीजन करने में भी वक्त लगता है और नोट्स बनाओगे थोड़ा कम लगेगा। ओके, तो ये आपका प्रिपरेशन, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बाकी सोर्सेस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सोर्सेस पॉलिटी के लिए आप जनरल चीज देखो, जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी इज एप्लीकेबल फॉर एवरी सब्जेक्ट, इसलिए मैंने हर जगह नहीं लिखा है, ठीक है, हर जगह नहीं लिखा है। तो जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी इज कॉमन फॉर एवरी सब्जेक्ट आउट देयर, वो आप हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी और नॉर्मल एनसीईआरटी आप कौन कौन सी पढ़ सकते हो? पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, या मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है, मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और फिर अपने नोट्स बनाए, और नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। और उससे कितने क्वेश्चन मैच होते हैं दैट यू कैन कनेक्ट पिछली वीडियो देखकर, ठीक है। ओके, फिर ये आपके पॉलिटी के सोर्सेज हैं। ज्योग्राफी के लिए आप पाथफाइंडर एक बार अपना बेस बनाने के लिए पढ़ सकते हो, इट इज़ गुड बुक। पाथफाइंडर से आप ज्योग्राफी पोर्शन सेक्शन पढ़ सकते हो ताकि अपने नॉलेज को रिफ्रेश कर सको। उसके बाद इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप जेसी लियोंग में जाओ। अच्छा, मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स भी बताती रहती हूँ साथ साथ में हर एक सोर्स के, ठीक है। जीसी लियोंग बहुत अच्छी बुक है, पढ़ सकते हो, सब समझ में आ जाएगा बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से। बट व्हेन इट कम्स टू माजिद हुसैन ना, ये एक यूपीएससी लेवल की बुक है, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो सकती है इस बुक को रीड आउट करने में, बहुत हाई भी चला जा सकता है। तो बी माइंडफुल व्हेन यू आर रीडिंग दिस पर्टिकुलर बुक, ठीक है। इकोनॉमिक्स को आप छोड़ नहीं सकते हो, पूरी इकोनॉमिक्स हो जाएगी अगर आप 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा समझ के रखो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका कॉमर्स नहीं होगा, है ना, कॉमर्स नहीं होगा, और जिनका खासकर कॉमर्स नहीं होता, इनको इकोनॉमिक्स थोड़ी कम समझ में आती है कि मनी कैसे काम करता है, ये बैंक्स कैसे काम करते हैं, लोन्स के, उनको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो इसको थोड़ा टाइम देकर आराम से पढ़ना। इसमें हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है, फ्रस्ट्रेट होना बीच में, दिस इज़ नॉर्मल, बट यू हैव टू ओवरकम दैट, ठीक है। ऑफिसर लाइक बिहेवियर याद रखना, हैशटैग आई मेड इट दिस टाइम, ये याद रखना। थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स समझना, बट आराम आराम से माइंडफुल होके इनकलकेट करते रहना, ठीक है। साइंस के लिए कंप्लीट एनसीईआरटी विल डू, ठीक है। कंप्लीट एनसीईआरटी खासकर 6 to 10 तक तो पढ़नी है। 11th और 12th की बात करें तो वहाँ पे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो और बाकी की चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। वो तो भाई मैं साइंस पढ़ाऊंगी तभी बता सकती हूँ, वरना इस वीडियो की लिमिट से बाहर चीज़ें हो जाएंगी, है ना। करंट अफेयर्स, अच्छा, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए या नहीं। चलो ये क्लैरिफिकेशन मैं आपको आज दे देती हूँ। देखो, न्यूज़पेपर में क्या होता है ना, न्यूज़पेपर आपके लिए, इसके प्रोज पता है क्या है? इसके प्रोज ये है, एक तो ऑफिसर लाइक बिहेवियर है, दूसरा इसका प्लस पॉइंट इसका ये है कि आपकी वोकैबुलरी, जो इंग्लिश वाला पोर्शन है ना, आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ट होगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होगा, आपका ग्रामर भी अच्छा होगा, है ना। ये तीनों चीज़ आपकी इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी है व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर। और रीडिंग वाली चीज़ जो आपकी मेंटल एक्सरसाइज हो रही थी वो भी आपकी अपडेट होगी। तो ये इस पर्सपेक्टिव से, इंग्लिश और ऑफिसर लाइक बिहेवियर वाले पर्सपेक्टिव से न्यूज़पेपर बहुत अच्छा है। और करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से मैं बोलूं, इट इज़ ऑफ वेरी लिटिल यूज़। क्यों? क्योंकि इसमें इनपुट बहुत 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 ज़्यादा है, इनपुट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत फिल्टर करके आपको न्यूज़पेपर को पढ़ना होगा, क्योंकि नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में आने लगी है, एडवर्टीजमेंट उससे भी ज़्यादा। तो आपकी एग्ज़ाम के लिए फ़िल्टर करके पढ़ना, कंटिन्यूसली पढ़ना, और फिर उतना 6 से 8 महीने का याद रखना। एक्चुअली बच्चों को याद रहता है क्योंकि कंटिन्यूटी होती है ना चीज़ों की, तो आपको और चीज़ें समझ में आती है, बट आपको बहुत फिल्टर करके, इनपुट वर्सेस आउटपुट बहुत कम है व्हेन इट कम्स टू न्यूज़पेपर, बट बाकी की चीज़ों के लिए न्यूज़पेपर बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो ये है भाई प्रोज और कॉन्स न्यूज़पेपर के। उसका अल्टरनेटिव, ये भी अल्टरनेटिव या तो प्लस, आप न्यूज़पेपर के साथ साथ भी यूपीएससी लेवल की जो मैगजीन्स होती हैं उसको आप पढ़ सकते हो, जो मंथली रिलीज होती हैं। इनफैक्ट आप डिफेंस मेनिया 2.0 चैनल देखोगे ना, वहाँ पे फ्री करंट अफेयर्स देखोगे तो आई एम अपलोडिंग मंथली करंट अफेयर्स फॉर द फ्री, ठीक है। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है।
आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। यूपीएससी लेवल मैगजीन्स भी और जो डिफेंस में की मैगजीन्स है, दे आर अवेलेबल टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको कंटिन्यूसली पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐप को चेकआउट कर लेना। मिसलेनियस टॉपिक, देखो मिसलेनियस टॉपिक के लिए तो आपको खुद स्पॉट करना पड़ेगा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट रैंक इंपॉर्टेंट है, और उसको गूगल आउट करना पड़ेगा, अपना नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स ही काम आएंगे गूगल करके यहाँ पे। इसके अलावा जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी तो मैंने आपको बता दिया, वो आप हर एक सब्जेक्ट की पढ़ सकते हो, आपको एक अच्छा बेस क्रिएट करने में मदद करेगी। जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी एक बुक होती है, नॉर्मल एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। इसके साथ जो मैंने आपको बोला ना, नोट्स में अपनी जगह बचा के रखना, ये इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो करंट अफेयर्स आते हैं ना, वो सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स का ट्रेंड आजकल बहुत बढ़ गया है। जैसे ज्योग्राफी में अगर क्वेश्चन अगर आपका आता है किसी डैम से रिलेटेड, वो पर्टिकुलर डैम करंट अफेयर्स में होता है, न्यूज़ में होता है, या तो नया बना होता है, या तो किसी ने इनॉग्रेट किया होता है, कोई माउंटेन पास होता है वो किसी ने इनॉग्रेट किया होता है, या तो कोई आइलैंड के बारे में पूछ लिया, या किसी वॉल्केनो के बारे में पूछ लिया, वो इरप्ट हुआ होता है, वॉल्केनो इरप्ट हुआ होता है इसलिए वो न्यूज़ में होता है। आइलैंड जो होता है वो डिस्प्यूटेड होता है दो कंट्रीज के बीच में, इसलिए वो न्यूज़ में होता है, इसलिए पूछ लिया जाता है, वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है ना। इस बार नई प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है तो उसके इलेक्शन मेथड के बारे में पूछ लेंगे, उनके पावर्स के बारे में पूछ लेंगे, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया, है ना। ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ, करंट अफेयर्स में अभी ये चीज़ है, इसका बैकग्राउंड ये पढ़ लो, ये आ सकता है, और वो पेपर में आता है ना। तो नोट्स में इसीलिए भी जगह बचा के रखनी है, क्योंकि आप उसमें करंट अफेयर्स उसमें ऐड करोगे नोट्स में, तो आपको रिविजन में वो सारी चीज़ें बीच में आएगी और कुछ भी एलिमिनेट नहीं होगा। और लास्टली, इतनी सारी चीज़ें आपको डिफिकल्ट लग रही है आपको कवर होना, या अकेले पढ़ने में सच में बोरियत हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो you know डिफेंस मेनिया 2.0 दिस इज द ब्रांड न्यू ऐप विच वी हैव मेड, और जिसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ सारी लाइव क्लासेस के लिए, न्यू कंटेंट्स के लिए। इसमें इस बार मिनी बैचेस बनने वाले हैं, ठीक है। मिनी बैचेस, सारे लाइव क्लासेस, वीकली असाइनमेंट्स, और सारे सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, जीके एंड मैथ्स, सारी ओवरऑल प्रिपरेशन होने वाली है। और मैंने अपने आप को एक्सेसिबल रखा है इस बार हर जगह। यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द ऐप एज वेल, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, दीज आर सम ऑफ द ग्लिम्स जो मैंने बना। कबीर सिंह, क्यारा आडवाणी, यहाँ पे प्रीति, सारे मीन्स मैंने ट्राई कर लिए हैं। यहाँ पे नरेंद्र मोदी, यहाँ पे अमित शाह, सारे अच्छे से मीन्स, दीज आर सम ग्लिम्स। अभी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, यहाँ पे ऑब्वियसली मैं नहीं दिखा सकती हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम टीम कमिटमेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फॉर योर CDS 1 2023, सारी की सारी लाइव क्लासेस, सारी नोट्स शेयरिंग, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन सॉल्विंग, और आपका रिपोर्ट कार्ड। आप आओगे उससे पहले आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने वाला है, और अगर आप लेट हो गए हो, है ना, कुछ क्लासेस आपकी मिस हो गई है, तो उसकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स, है ना, वो सब आपको मिल जाएगी। और जो मैंने आपको सब्जेक्टिव टेस्ट लेने की बात करी है, उसके पीछे का इंटेंशन ये है कि आपको पता चले आपका प्रेजेंट लेवल क्या है, फिर आपको जो वीकली असाइनमेंट्स मिलेंगे, आप डेली स्टडी करोगे, उससे कंपेयर करके देखना है कोई फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं क्लासेस का, इससे कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं, आप अपने गोल से कितने पास जा रहे हो। तो रिपोर्ट कार्ड बाकायदा पूरा मेंटेन करने के लिए सब्जेक्टिव टेस्ट भी लिया जाएगा बिफोर यू एंटर द क्लासेस, ठीक है। तो दिस इज योर CDS 1 2023 बैचेस, लाइव क्लासेस हैं, प्लीज पहले ही चेकआउट कर लेना कब स्टार्ट हो रही हैं सारी क्लासेस, और डिफेंस मेनिया 2.0 चैनल पे ये चीज़ें चेकआउट करनी है आपको। मिनी बैचेस हैं, बैच जल्दी फुल हो जाएगा, तो प्लीज़ टाइम कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि ये पूरा लाइव है तो मैं पूरे दिन नहीं पढ़ा पाऊंगी, तो दूसरा बैच लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपका फर्स्ट बैच में ही नाम आ जाए तो उससे बेहतर और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो दिस वाज टोटल प्लानिंग स्ट्रैटेजी कंप्लीट थिंग। बाकी की सारी चीज़ें मैं आपको लाइव क्लासेस में शेयर करने वाली हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट एक साथ फिट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर एकेडमी के कट ऑफ के हिसाब से, ठीक है। तो मेरे लिए कोई भी मैसेज हो, कमेंट भी कर सकते हो, और हैशटैग I made it this time, वो तो आप सबका कमेंट होना चाहिए, ठीक है। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सीरीज, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।